मुमताज भाई, जो नजर आता है सिर्फ वही नजरिया नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीजें नजर आती हैं अलग और नजरिए उसके होते हैं अलग। आज पूरा दिन एक न्यूज चल रही थी कि क्या पाकिस्तान ईरान को धोखा दे रहा है। रिजवी साहब से कहूंगा कि राशिद साहब क्या अपडेट है, क्योंकि रूस अब आगे आया है और मैं समझता हूं तमाम बड़ी ताकतें जो ईरान की मंशा थी, जो ईरान चाहता था, तो ईरान तो अपनी जगह कामयाब नजर आ रहा है। लेकिन क्या अपडेट है राशिद साहब? मुमताज भाई, जो नजर आता है सिर्फ वही नजरिया नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीजें नजर आती हैं अलग और नजरिए उसके होते हैं अलग। आज पूरा दिन एक न्यूज चल रही थी कि क्या पाकिस्तान ईरान को धोखा दे रहा है। क्या पाकिस्तान ईरान से गद्दारी कर रहा है। ईरान उसने सऊदी अरब अपने फाइटर प्लेन भेज दिए, अपने 13,000 सोल्जर भेज दिए ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए। तो ये एक नजरिया, एक पहलू है। अब हम आपको दूसरे पहलू पे लेके आते हैं। उससे पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि जैसे समोसे के 3 कोने होते हैं, वैसे ही पाकिस्तान, सऊदी अरब और अमेरिका, ये 3 कोने हैं। आप इनको किसी से काट के अलग नहीं कर सकते। हम तो अपने बचपन से ये देख रहे हैं कि हमने ईरान को, वो अमेरिका को अपना सुप्रीम कोर्ट का जज मान लिया। कोई भी बात होती है पाकिस्तान के खिलाफ, हम उसके सामने रोने गाने लगते हैं। अब ऐसा लगता है कि वो सारा फैसला कर देगा। और अमेरिका की क्या हरकत होती है कि वो फंडिंग तो पाकिस्तान को करता है, भारत को सिर्फ आश्वासन दे देता है कि हाँ, हम अमेरिका ऐसा है, नहीं करेगा, हम अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सारे आश्वासन वो दे देता है भारत को, और फंडिंग पूरी करता है पाकिस्तान की। हमारे ख्याल से लगभग हमारी आपकी एज सेम है, आप भी यही देख रहे होंगे बचपन से, अमेरिका का रवैया पाकिस्तान को लेकर के। और इसको लेकर के आसिफ ख्वाजा जो वहाँ के मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, और मेरे ख्याल से वहाँ के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर, एक उससे पहले थोड़ा, एक बयान दिया था कि ये हमारी बदनसीबी है कि 30 साल तक अमेरिका और ब्रिटेन ने पाकिस्तान को आतंकवाद की फैक्ट्री बना के रखा। यानी फैक्ट्री की जमीन इनकी थी, सारा संचालन, सारी प्लानिंग, सारे प्रोडक्ट किसके होते थे? आपके अमेरिका और ब्रिटेन के ज्वाइंट। और वहां से जो प्रोडक्ट निकलते थे, उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कहाँ होता था? भारत जैसे और भी देशों में, जहां पर आपने आतंकवादी भेज से घटनाएं करवा दिया, उन्होंने घटना कर दी। अब मजबूरी है उनकी कि वो उनसे हथियार खरीदें। तो अपने माल को बेचने के लिए पहले वायरस छोड़ा, फिर एंटीवायरस लॉन्च किया कि ये एंटीवायरस अपने मोबाइल में लगा लीजिए, अपने कंप्यूटर में लगा लीजिए, इससे आपका कंप्यूटर खराब नहीं होगा, वायरस से लड़ेगा। तो इन चीजों को समझने में जितनी जल्दी जो देश कामयाब हो जाए, उसके यहाँ खुशहाली उतनी जल्दी आएगी। और जो नहीं समझ पाएगा, तो अब आप ये समझिए कि वो जिंदगी भर उसी तरह रहेगा जैसे डामर की रोड बनाने वाले जूते होते हैं ना, कितना भी आप धुल लीजिए उसका डामर छूटता नहीं है। तो वही हाल रह जाता है। खामनेई साहब ने बहुत पहले एक बात कही थी कि अमेरिका की दोस्ती ज्यादा खतरनाक है बनिस्बत अमेरिका की दुश्मनी से। तो ये भी आपने देखा होगा, यूरोपियन कंट्री के साथ उसने क्या किया, कनाडा उसका फर्स्ट अलाय था, उसके साथ क्या किया।
और भी उसके बाजू में मैक्सिको रहा, उसके साथ क्या किया, वेनेजुएला उसका करीबी था, उसके साथ क्या किया। वो किसी का सगा नहीं है। और किसी की सबकी बात छोड़िए, आप इंडिया पे आइए, इंडिया के लिए उसने क्या क्या नहीं कहा। उसने कहा ऑपरेशन सिंदूर का सैकड़ों बार उसने कहा मैंने रुकवाया। हमारे प्रधानमंत्री के लिए बोलता है कि वो मेरे दोस्त है इसलिए मैं उनका कैरियर, पॉलिटिकल कैरियर चौपट नहीं कर सकता, वरना मेरे पास ऐसी चीजें हैं कि उनका पॉलिटिकल कैरियर चौपट हो जाए। इस तरह की बातें करने में क्या मतलब है? वो तो आप तो बोल रहे हो कि माय डियर फ्रेंड, अब वो क्या कर रहा है डियर फ्रेंड के साथ? आप इंसल्ट कर रहे हो। तो उसकी दोस्ती की एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। अमेरिका एक मौका परस्त इंसान है। अमेरिका अपने फायदे के लिए सोचता है, और फायदे के लिए तो अगर आप देखेंगे तो उसका एक प्रेसिडेंट भी मारा गया था। तो आप भरोसा नहीं कर सकते उसके ऊपर। जो अपने प्रेसिडेंट का सगा नहीं होगा, तो फिर वो किसका सगा होगा यहाँ पर? आज वो हाईलाइट कर रहा है पाकिस्तान को हर प्लेटफॉर्म पे शहबाज शरीफ को प्रायोरिटी दे रहा है नरेंद्र मोदी के ऊपर। हर जगह पीस ऑफ बोर्ड में बड़ी तारीफ की, कहीं भी होता है तारीफ करता है उसकी। और ऑपरेशन सिंदूर पे कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों हमारे अच्छे दोस्त हैं, दोनों अच्छे लोग हैं। अब आप कंपेयर कर रहे हो भारत को पाकिस्तान से, कहाँ भारत कहाँ पाकिस्तान। अच्छा, वो कंपेयर कर रहा है तो हमको बुरा लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपने यहाँ 11 साल से कंपेयर कर रहे हैं, हर बात पे पाकिस्तान, हर बात पे पाकिस्तान। कभी हम ये नहीं सोचते ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर कर लें, कभी हम ये नहीं सोचते ब्रिटेन से कर लें, फ्रांस से कर लें, स्विट्जरलैंड से कर लें कि वहाँ क्या क्या अच्छाई है। बस घूमा पाकिस्तान, महंगाई बढ़ी तो पाकिस्तान, हर चीज पे पाकिस्तान। तो आज वो भी करने लगा पाकिस्तान, जबकि हमको उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। आज हमको तकलीफ इस बात की होती है हमारे मीडिया को कि अगर ये वॉर वापस से कम बैक कर गई तो हमारी क्या परेशानियां होंगी, हमारी क्या तैयारियां हैं, हमारे क्या स्टोरेज हैं, हमने कहाँ कहाँ से अपने रास्ते बनाए हैं कि जहाँ से हम तेल खरीद सकेंगे, जहाँ से हम गैस खरीद सकेंगे, हमारे देशों में दिक्कत ना हो। हमारे बिजनेस अगर डिस्टर्ब होते हैं गल्फ में जा करके, तो हमारा प्लान भी क्या है, इसके ऊपर हमारा मीडिया बिल्कुल नहीं बोल रहा है। पाकिस्तान ने किया इसलिए फ्लॉप हो गया, पाकिस्तान ने अब पाकिस्तान की वैल्यू किरकिरी हो गई, पाकिस्तान की नाक कट गई। अरे यार भाई, पाकिस्तान में खाली बैठक हुई है, बैठक का फैसला कराने वाला पाकिस्तान नहीं है। लेकिन मीडिया में वही चल रहा है, दुनिया के लोग देख रहे हैं, हंस रहे हैं इनके ऊपर, इनकी हरकतों के ऊपर। तो खैर, अब हम आते हैं सऊदी अरबिया पर। सऊदी अरबिया जो इन्होंने फौज भेजी है, और हमने कहा था ये तीनों ट्रिंगुलर हैं, समोसे के तीन कोने हैं, इनको अलग नहीं कर सकते आप। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का पहले से ये प्लान था कि हम हुर्मुज की घेराबंदी बाहर से करेंगे। तो इसके जवाब में ईरान हूतियों के सहारे लाल सागर को ब्लॉक करेगा। अब हूतियों से जब लाल सागर ब्लॉक होगा तो सबसे बड़ा नुकसान सऊदी अरबिया का होगा, तो उसका इधर से भी रास्ता बंद, उधर से भी रास्ता बंद। तो हमको जहां तक लगता है, मेरा जो नजरिया है, ये सारी जो तैयारियां ये कर रहे हैं, ये हूतियों के खिलाफ सऊदी अरबिया कर रहा है, ताकि अपने आप को ये प्रोटेक्ट कर सके। ये ईरान पर अटैक नहीं करेंगे, ये हम मानते हैं, हम ये नहीं कहते कि ये ईरान के खिलाफ हैं। और ये करेंगे क्या, वहां जाने की वजह क्या है? अगर ईरान अटैक करता है तो वो करता है अमेरिकन बेसिस पे, न कि सऊदी अरबिया के बेसिस पे। और ये यूएन चार्टर्ड में क्लियर मेंशन है कि अगर किसी देश में आपने अपना बेस बनाया है और वहां से आप किसी देश पर अटैक करते हो, तो वो देश अगर उस बेस पर अटैक करता है तो वो अटैक करने वाले देश पे माना जाएगा, न कि जिस देश में एयरबेस बना है उस पे माना जाएगा। इस बात को सऊदी अरबिया के मोहम्मद बिन सलमान ने पहले भी ये बात बोली थी,
अगर हमारे एयरबेस से हमला होता है और उस पे ईरान अटैक करता है तो ये अमेरिका पे हमला माना जाएगा, सऊदी अरेबिया पे नहीं माना जाएगा। एक चीज तो ये हो गई, इसको आप इसको दूसरा पहलू भी सोच के चलिएगा। अब दूसरी बात आती है हमारे सबसे बड़े खलीफा अर्दोगान की। अर्दोगान ने अपनी ही पार्टी की एक मीटिंग में ये कहा था कि अगर सीज फायर ब्रेक हुआ या कोई समझौता नहीं हुआ तो उसमें खामोश नहीं बैठेगा टर्की। जिस तरह से लेबनान पर जेनोसाइड हो रहा है टर्क और गाजा पर जुल्म हो रहे हैं, टर्की खामोश नहीं बैठेगा। अपने इस्लामी मुल्क के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए वो खड़ा होगा। अब ये बयान देने की क्या जरूरत है उनको? पूरा गाजा खत्म हो गया, आप बयान दे रहे हो कि मुसलमान भाइयों के लिए खड़ा होगा। अभी तक आप क्यों नहीं खड़े हुए थे? इतने लेबनानी मारे जा चुके हैं, आप क्यों नहीं खड़े हुए थे? ये देखा जा रहा है कि सरेआम ऊपरी सतह पर, विश्व स्तर पर दो ही देश का नाम चल रहा है, एक भारत, एक अमेरिका, एक ईरान, और गाहे बगाहे बीच में इजराइल का नाम भी लोग ले रहे हैं। कहीं कोई टर्की का नाम नहीं ले रहा है, कोई अर्दोगान को पूछ नहीं रहा है। अर्दोगान भी इंटरनेशनल मीडिया में कहीं ना कहीं अपना नाम लाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने ये बयान दिया कि जरूरत पड़ी तो हम हमला करेंगे इजराइल के ऊपर। अभी तक क्यों नहीं किया था आपने हमला? 40 दिन युद्ध चला, आप क्यों खामोश बैठे हुए थे? क्या उस वक्त भी आईडीएफ वाले गाजा पे हमला नहीं कर रहे थे, लोगों को नहीं मार रहे थे? आप उसी की मदद में आ जाते, ना ईरान के सपोर्ट में आते। लेबनान में जो बैरूत का एरिया है सदर्न लेबनान के अलावा, वहां पर रिहायशी इलाकों में वो अटैक कर रहा है, तब भी आप नहीं खड़े हुए। आप ही वो चेहरा है जिसने सीरिया को एक आतंकवादी के हवाले करवा दिया। आपकी ही देन है गोलान हाइट इजराइल के हाथ में 60 साल के बाद वापस पहुंच गया, जो कि उसको सीरिया की सरकार ने उससे छीन लिया था। तो ये जो चीजें मुमताज भाई चल रही हैं, हमको हर नजर को, हर नजरिए को, दोनों को देखना पड़ेगा। अमेरिका बहुत तिलमिलाया हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप बहुत तिलमिलाए हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अगर खुद आप उनसे पूछिए कि अगर इस पे फैसला अपने दिल से बताओ लेना चाहोगे तो क्या लेना चाहोगे, तो वो कहेगा नहीं सही है, हमको विड्रॉ करना चाहिए, ईरान को कंपनसेट करना चाहिए, उसके ऊपर सैंक्शन हटाना चाहिए। लेकिन जो उसके साथ इजराइल लॉबी लगी हुई है, जैसे सबसे बड़ा उसका एजेंट कौन है इजराइल का? मोसाद का एजेंट बिटकॉफ है। बिटकॉफ मोसाद का एजेंट है। ये बात आज नहीं, जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार चली जाएगी उसके बाद यही अमेरिकी इस राज को खोलेंगे। जैसे जोएकिन ने पूरे आलमी सतह पर इतना बड़ा राज खोला, जिसको हमारी मीडिया ने या दुनिया की किसी भी देश की मीडिया ने, हम कहते हैं पाकिस्तान की मीडिया को भी इसको बहुत बड़ा हथियार बनाना चाहिए था, जिन्होंने नहीं बनाया। जोएकिन ने कहा था कि हमने बनाया है आईएसआईएस, हमने बनाया है अलकायदा। उसके बाद क्या मिला हमको? मुमताज भाई, ये बहुत बड़ी बात है। इस आईएसआईएस, इस अलकायदा ने पूरे दुनिया के मुसलमानों को बदनाम किया है, पूरे दुनिया के मुसलमानों को शक की नजर में रखा है। इनके नाम से यूरोप के कई देशों पे हमले हुए हैं। अब मुसलमान वहां पर अनसिक्योर रहा है, इसको मुद्दा बनाना चाहिए था, किसी ने मुद्दा नहीं बनाया। अरे जब हेनरी क्लिंटन ने कह दिया था कि तालिबान हमारा बनाया हुआ है, हेनरी क्लिंटन ने कहा था कि तालिबान को हमने डेवलप किया, तो हेनरी क्लिंटन का मतलब यह है कि अमेरिका ने डेवलप किया, पेंटागन ने डेवलप किया। तो आज की डेट में हमारा मीडिया या कोई भी मीडिया इस मुद्दे को नहीं उठाता है कि जब आईएस
उसने बनाया तो लोग उसकी घेराबंदी क्यों नहीं कर रहे हैं? इंडोनेशिया इतना बड़ा मुस्लिम मुल्क है, खामोश, वो भी नहीं बोल रहा है। सीरिया, इराक के पास कुछ बचा ही नहीं है। इराक को कह दिया कि ये आदमी हमको प्रेसिडेंट पसंद नहीं है, तो तुम बदल दे रहे हो प्रेसिडेंट अपना। तुम अपने हक के लिए लड़ नहीं रहे हो, और जो तुम्हारे अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं वहां की मिलिशिया बनकर, तुम उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, तुम उनको गलत साबित कर रहे हो। तो कितना दबाव होगा अमेरिका का, किसके किसके ऊपर दबाव होगा? उस दबाव से उभरने के लिए पूरी दुनिया को उबारने का ठेका क्या सिर्फ ईरान ने लेकर रखा है कि ईरानी अकेला लड़ेगा? जिस तरह इन्होंने कहा था कि हम पाबंदी लगाएंगे, हम भी जहाजों का आना जाना बंद करेंगे, जो टोल देंगे, आप जानते हैं 3 दिन में और भी हालात बिगड़ जाएंगे। इसमें 3 दिन में हालात बिगड़ जाएंगे। जो बगैर टोल वाले आएंगे उनको ईरान नहीं अंदर आने देगा, और जो टोल दे के जाएंगे उनको आप जाने नहीं दोगे, तो हालात खराब होंगे। तो आपको लगता था कि उधर हूती गड़बड़ करेगा, तो पहले से इंतजाम करवा दिया गया था वहां पर। जैसे बात बिगड़ी, वहां पर इनकी फोर्स पहुंची सऊदी अरब कि अब बात बनेगी नहीं। और 3 बजे तक की रिपोर्ट थी, 3 बजे तक सब कुछ सही चल रहा था। और सबसे हंसी की बात पता है आपको क्या है? कि अमेरिका कहता है कि ईरान पहले ये वादा करे, ये श्योर करे कि वो आइटम बम नहीं बनाएगा। और ये आज से नहीं कह रहा है, कब से कह रहा है कि ये ईरान श्योर करे। और ईरान भी ये कब से कह रहा है कि हम नहीं बनाएंगे। आप मान नहीं रहे हो, नहीं बनाएंगे। अरे उसको बनाना होता तो 7-8 महीना पहले तो आपने कहा था हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो बना लेता 1 महीने के अंदर। 90% तक पहुंचाने में कितना टाइम लगता है? 60 से। वो बना लेता। वो कह रहा है मुझको नहीं बनाना है, उसने साइन किया हुआ है कि हम नहीं बनाएंगे, हम उसमें नहीं रहेंगे। मतलब जब वो साइन कर रहा है तब भी नहीं मान रहे हो आप, वो कह रहा है तब भी नहीं मान रहे हो आप। इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियर बॉम्ब सिर्फ बहाना है, उसके सहारे आप वहां के तेल को, अभी आपको पता है बहुत बड़ी गोल्ड माइन निकली है ईरान में, बहुत बड़ी। इनके ऊपर से सैंक्शन हट जाएगा, ईरान के अंदर से सोना भर भर के निकलेगा, उस पर भी इसकी नजर है। और भी मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट ईरान से निकल रहे हैं, उस पर नजर है। क्रूड ऑयल पे तो है ही है। आप आज हार्मोज को हटा, ईरान के हाथ से हटाना चाह रहे हो, आजाद करना चाह रहे हो। कल आप ही कह रहे थे ना कि हम दोनों मिलके टोल लेंगे, यहां काफी इनकम है। मतलब आपको अगर पैसा मिलेगा तो कोई भी गुनाह ईरान करेगा वो गुनाह नहीं रहेगा, और अगर आपको पैसा नहीं मिलेगा तो ये उसका गुनाह है, उसका अच्छा काम भी होगा तो वो भी एक गुनाह आप उसको साबित करोगे। देवदास भाई सही कह रहे हैं। ये